हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरा वर्ड में आपका स्वागत है और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आज जो है हमारा पॉलिटी का जो है चौथा लेक्चर है और लगातार जुड़े रहिए और कमेंट करके जो है अपना सुझाव भी देते रहिए। और जिस तरीके से चैनल को जो है प्यार मिल रहा है इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो लगातार वीडियो में जो है बने रहने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप जानते हैं जो है कई सारे जो है लेक्चर आप लोगों को मिलना शुरू हो गए। जैसे करंट अफेयर का हमारा वीडियो जा रहा है, प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर शुरू हो गया है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो अब आप लोगों को टाइमली मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारे कुछ नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर हैं। आप अगर किसी से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या टीम के द्वारा जो भी फ्री कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं, अगर वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो आज का हमारा जो पॉलिटी का टॉपिक है वो है संघ और उसके क्षेत्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और पॉलिटी का लेक्चर और अपने आप में जो है पीसीएस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा माना जाता है, अच्छा स्कोर जो है लेकर आता है। तो जैसा भी जो भी बुक हो, जो भी रिसोर्स हो आपके पास, उनको भी पढ़ते रहिए, प्लस लेक्चर के माध्यम से आप इन चीज़ों को क्या करती है समझते रहिए। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब हम अनुच्छेद 1 के बारे में बताएंगे। जैसे कि एक क्रम होता है ना कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इसमें किस लिए क्या बताया गया है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्लस जो भी हमारे राज्य बाद में बने, किस तरीके से उनको जो है एक्वायर किया गया, उनको जो है अपने भारत संघ में शामिल किया गया, उसके भी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है। हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उसके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। भारत के क्षेत्र शामिल होंगे। तो जैसे कि देखो, जो हमारा भारत और राज्य का एक संघ होगा तो इसमें राज्य क्षेत्र, भारत के क्षेत्र सब कुछ शामिल होंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी अर्जित राज्य है, यानी कि जो भी इक्वायर्ड एरिया किया जा रहा है, वह चाहे विजय के द्वारा या किसी संधि के द्वारा या दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके, तो वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें शामिल हो रही हैं वह किसके अंतर्गत आएंगी, वो हमारे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो जैसे नोट के रूप में जो यहाँ पे लिखा गया है कि देश को संघ के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि इसका संविधान में संघीय है, यानी कि फेडरल है। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे कि हमारा पूरा भारत किस नाम से जाना जाएगा, इसमें बताया गया है कि भारत में भारत और उसके संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। मान लो कि भारत कैसा है कि राज्यों का संघ है। जैसे हमारे अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें, अमेरिका के, तो अमेरिका में जैसे स्टेट अलग अलग हैं, अलग अलग क्या है वहाँ पे स्टेट हैं, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पहली नागरिकता जो उनकी होती है वो पूरे जो है देश की होती है, यानी कि आप अमेरिका के नागरिक हैं। दूसरी नागरिकता जो उनको मिलती है वह उनकी स्टेट की होती है, वो जिस स्टेट में निवास करते हैं। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता, लेकिन यही चीज़ हमारे भारत में क्या पाई जाती है, एकहरी नागरिकता, यानी कि राज्यों का संघ। अब भारत कोई भी क्षेत्र अगर विजय के द्वारा जो है अर्जित कर रहा है, संधि के द्वारा अगर अर्जित कर रहा है, या जो है किसी क्षेत्र पर अपना दावा करके जो है उस क्षेत्र को अपना मान रहा है, तो वहाँ के सारे नागरिक जो है क्या होंगे, भारतीय अपने आप शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि स्टेट होते हैं हमारे, राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो आइए अब अगले अनुच्छेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है, संसद विधि बनाकर
जो है जब पेश करती है कुछ नियम, जैसे अर्जित क्षेत्र हुआ, ठीक है, तो उसमें निर्बंधन तय करके, चाहे वो जो है शर्तों के द्वारा या निर्बंधन के द्वारा बनाया जाए। तो जब हमारा 35वां CEA आया, CAA कब आया? 35वां कब आया? 1974 में आया था ये, ठीक है। सिक्किम को सहयुक्त राज्य बनाना, यह अनुच्छेद 2 क्लॉज ए में बताया गया है, ठीक है, सिक्किम को राज्य बनाने के लिए। तो फिर 1975 में क्या किया गया? सिक्किम जैसे कि वहाँ के जो भी राजा वाजा थे तो इसमें शामिल होना नहीं चाह रहे थे, तो क्या कराया गया कि जनमत संग्रह कराया गया। तो लगभग 97% जनता ने जो है भारत के पक्ष में जो है अपनी सहमति व्यक्त की। और फिर जो है आप समझ रहे हैं ना कि 35वां लाया गया था 1974 में, फिर जो है बात नहीं बनी तो 1975 में क्या कराया गया? जो है जनमत संग्रह कराया गया। तो जब जनमत संग्रह से वहाँ की जनता भारत के साथ सम्मिलित होना चाहती थी, तो फिर 36 CAA में, CAA का मतलब समझते हैं ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में अभी था 2019 में। तो जैसे बहुत सारे लोगों से जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता था तो बता नहीं पाते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये अभी ही नहीं आया, बहुत पहले भी हमेशा आया करता था, लेकिन अभी क्या है कि 2019 से ये इसके बारे में ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। तो जब 36वां CEA लाया गया 1975 में, ठीक है, और फिर सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और यह चौथा राज्य बना हमारा, 22वां राज्य बना। चौथा राज्य बना हमारा, 22वां राज्य बना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश हमारा कौन सा अनुच्छेद बताता है? हमारा दूसरा अनुच्छेद बताता है नए राज्यों का प्रवेश। इसी प्रकार से जो यहाँ पे PDF है इसको आप जो है थोड़ा बहुत देखिएगा। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के बारे में क्या कह रहा है कि इसमें जैसे कि किसी भी राज्यों का निर्माण करना, निर्माण से संबंधित, या नाम परिवर्तित कर देना, या क्षेत्र परिवर्तित कर देना, या सीमा परिवर्तित कर देना, यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? हमारा अनुच्छेद 3 बताता है। संसद को एक विधि बनाना पड़ता है। विधि में क्या करना पड़ता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति विधेयक पर सुझाव के लिए अपने प्रस्तावित राज्यों को भेजना होता है। संसद, अब जो मान लो प्रस्तावित जो भी विधेयक है वो जो है राज्यों को भेजा गया, जरूरी नहीं है कि वह राज्य सहमति अपनी दें कि नहीं हमारे सीमा में परिवर्तन हो, क्षेत्र में परिवर्तन हो, या नाम में परिवर्तन हो। अगर वो नहीं दे रहे हैं तब भी जो हमारा संसद होता है प्रभावित राज्यों से विचार के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हमारी संसद चाहेगी, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर दे तो उसे पारित माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं हमारा अनुच्छेद जो है 3 क्या कहना चाहता है? अनुच्छेद 3 हमारा यही कहना चाहता है कि जो भी राज्य हैं उनके क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, या उनका अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन, तो उसके लिए हमारा कौन आता है? अनुच्छेद 3 जो है शामिल होता है, ठीक है। इन सब में यहाँ पे यही सारी चीज़ें जो है लिखी गई हैं। इनको जो है आप लोग क्या करिएगा, एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा। तो अब अनुच्छेद 4 को हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के निर्माण से, सीमा क्षेत्र के परिवर्तन से संविधान का जो हमारा संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत। तो 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। 3 प्रकार के संशोधन कैसे कैसे होते हैं? जैसे सिंपल जो है संशोधन होता है, सिंपल यानी कि साधारण संशोधन जो होता है वह 50% प्लस 1 की बहुमत से। इसी प्रकार से अगर स्पेशल मेजॉरिटी लिया जाए तो आप, ये पहला हो गया साधारण वाला। अगर दूसरे की बात की जाए, सिंपल मेजॉरिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे कितना चाहिए? 2/3, उपस्थित जन का 2/3। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सिंपल अगर चाहिए तो इन दोनों को मिला लिया जाता है, यानी कि 2/3 50 प्लस 1, ये करके क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है।
अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत हमारा क्या है कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ हमारा कौन सा है? भारत है। लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाता है अमेरिका की, तो अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ऐसे भी बना के पूछा जा सकता है कि हमारा भारत विभक्त राज्य यानी कि कई सारे राज्य हैं लेकिन अविभाज्य संघ, लेकिन यहाँ पे जो है जो मेन पावर कौन है, मतलब केंद्र में है। तो और यही चीज़ अगर अमेरिका के बारे में बात की जाती है तो अविभाज्य राज्य यानी कि वहाँ पे राज्य भी आपस में डिवाइड हुए हैं, और अविभाज्य संघ। वहाँ पे अमेरिका के संविधान में ऐसा मतलब लिखा भी गया है, कहा भी जाता है कि अगर वहाँ के राज्य अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो अपन वहाँ से अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है कि उनको अलग होने नहीं देता। मतलब हो तो सकते हैं, यानी कि वो अपने अलग देश की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है कि वह जो है उनसे अलग नहीं होने देता। इसी प्रकार से हमारे देश में क्या है कि कई सारे राज्य हैं लेकिन वो अलग की घोषणा भी नहीं कर सकते, केंद्र ही पावरफुल है उस मामले में, मतलब घोषणा भी नहीं है। तो इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून में 368 के द्वारा संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इन सारे चीज़ों में यही पूरी जो है प्रक्रिया बताई गई है जो हमने आपको बताया। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए कुछ आयोग बनाए गए थे, जैसे धार आयोग। धार आयोग का गठन कब किया गया था? जून 1948 में, भाषाई आधार पर। ठीक है, यहाँ पे कोई बात तो बन नहीं पाई और जो है प्रशासनिक सुधार के आधार पर मतलब हटा दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब यहाँ बस इतना ध्यान रखना कि भाषाई आधार पर जो पहला आयोग बनाया गया था वो धार आयोग बना। अब फिर इसके बाद जेबीपी समिति बनाई गई। जेबीपी, जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया, इसीलिए इनको जेबीपी समिति कहा जाता है। दिसंबर 1948 में गठित की गई, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया। मतलब डायरेक्ट इन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में जो है कई सारे जो है आंदोलन हुए और धरना वरना हुआ, तो 1953 में जो है भारत सरकार ने मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश यानी कि पहला राज्य बना, भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला। फिर आया हमारा फजल आयोग 1953 में। इसकी अध्यक्षता जो है के.एम. पडिक्कर के द्वारा और एच.एन. कुंजरू के द्वारा किया गया। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा कि फजल आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के साथ CAA ने राज्यों को 4 गुना वर्गीकरण समाप्त कर दिया और 14 राज्यों 6 नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अच्छा, अब इसी समय जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान भारत में हमारे जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा अगर इनके बारे में थोड़ा बता दें कि कब कब राज्यों का गठन हुआ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई से बने। कब बने? 1960 में। 1963 में क्या बना? नागालैंड बना। अच्छा, जो गुजरात राज्य बना था ये 15वां था। ठीक है, और उसके पहले कितने राज्य थे अभी बताया ना? 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 स्टेट थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड बना। ठीक है, फिर 1966 में पंजाब प्रांत से हरियाणा और चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश को जो है अलग किया गया। फिर 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को बनाया गया। 75 में सिक्किम, ठीक है, 22वां राज्य के रूप में आया 75 में। ठीक है, फिर अगर 72 में जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये सब जो है बने, तो वही 19वां, 20वां, 21वां राज्य। सिक्किम 22वां राज्य बना 1975 में। 87 में फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना। कब? 1987 में। ठीक है, 23वां, 24वां और 25वां राज्य। 2000 में जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है नया राज्य के रूप में आया। ठीक है, और 2014 2 जून 2014 को जो है कौन बना? तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, नाम परिवर्तन, अगर नाम परिवर्तन की बात किया जाए
तो ये चीज़ थोड़ा बहुत एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है राज्यों का क्रम जो है कभी कभी पूछ लेता है कि किस किस क्रम में जो है ये बने हुए हैं। तो एक बार ये जो 8 यहाँ पे लिखा गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने मन से जो है एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो अब आते हैं कि जैसे क्वेश्चन के बारे में तो अभी नहीं, और थोड़ा बहुत जानकारी दे दें आप लोगों को। जैसे नाम परिवर्तन के बारे में, जैसे 1969 की बात है, 69, मद्रास का नाम बदल करके क्या किया गया, मद्रास का नाम बदल करके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु लिखा जो है कर दिया गया। फिर 1973 की बात आती है, मैसूर, या मैं लिख दे रहा हूँ, का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है, 1973 में। नाम ध्यान याद रखना। 2006 की अगर बात की जाए तो उत्तरांचल का नाम बदल करके यूके उत्तराखंड कर दिया गया। पौंडीचेरी का नाम भी बदला गया, पुदुचेरी कर दिया गया। उसी प्रकार 2011 की बात है, उड़ीसा पहले नाम कहा जाता था, उड़ीसा को अब ओडिशा कहा जाता है। ठीक है, ओडिशा कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्या हुआ, थोड़ा बहुत जानकारी हो गई। ठीक, तो इनको जो है एक बार पढ़िएगा। और जैसा कि अभी वर्तमान की परिदृश्य की अगर बात करें तो कुछ चीज़ों में जैसे पूर्वांचल की मांग चल रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हिस्सा जो है काट करके जो है पूर्वांचल की मांग चल रही है वर्तमान में। ठीक है, अगर देखा जाए तो। ठीक, और हरित प्रदेश की बात चल रही है, हरित प्रदेश की बात चल रही है। ये कहाँ पे, ये पश्चिमी यूपी को काट करके बनाने की बात की गई है हरित प्रदेश। यूपी और एमपी के कुछ क्षेत्र मिलकर बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में भोजपुर और मिथिलांचल बनाने की मांग चल रही है, बिहार में थोड़ा थोड़ा जो है काट करके। असम में बोडोलैंड बनाने की बात चल रही है। इसी प्रकार से बंगाल में गोरखालैंड बनाने की बात चल रही है। गुजरात में सौराष्ट्र, कर्नाटक में कोडागू और महाराष्ट्र में विदर्भ, ठीक है, बनाने की क्या चल रही है, बात चल रही है। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा क्या करिएगा, नाम याद रखिएगा। तो अब चलते हैं जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख, जानते ही हैं आप 2019 में जो है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि टॉपिक पढ़ाएंगे, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन पर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूची किस में शामिल है, अनुसूची, केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूची किस में शामिल है, अनुसूची 2 में शामिल है। ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके, केंद्र शासित से अनुसूची किस में निर्दिष्ट है, अनुसूची 2 में। अब जैसा कि जानते हैं, अभी हमने बताया सिक्किम संघ से जुड़ा था, संविधान द्वारा प्रतिनिधि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया सिक्किम को, 36वां, 22वां राज्य बना और 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में क्या बना, यह राज्य घोषित किया गया। इनके बारे में हमने चर्चा अभी किया है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में राज्यों के गठन, उनके परिवर्तनों के बारे में सही है। संसद कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, ये बिल्कुल सही है। किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाना, ये भी सही है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम बदलना, ये भी सही है। ये चारों आपस में क्या हैं, सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो अगला हमारा क्या कहता है कि भारत के संघ में कौन शामिल है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अधिगृहित क्षेत्र। तो भारत के संघ में सभी शामिल हैं। ठीक है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिगृहित क्षेत्र सभी शामिल हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संघ के क्षेत्र इकाइयों को संसद द्वारा एकल बहुमत से बदला जा सकता है, ये सही है। संसद द्वारा अपने क्षेत्र का पुनर्वितरण करने से पहले राज्य विधायिका की सहमति आवश्यक है, नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। संसद पावरफुल होता है, वो बदल सकता है। किसी भी राज्य के क्षेत्र में पुनर्वितरण पर संसद में एक विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति जो है यहाँ पे ली जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है
कि लगातार हमारा वीडियो जो जा ही रहा है और ये हमारे नए जो है ऑफलाइन जो है PDF के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज पुनः जो है शुरू किया जा रहा है 1 तारीख से। तो अगर आप लोग जो है इस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं टेस्ट सीरीज से, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, देख रहे हैं 500 रुपये का रखा गया है। यह ओनली जो है देखिए टेस्ट ओनली इन PDF मोड में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं और बात करके जो है यह खरीद सकते हैं। तो अभी ये कब से शुरू होने वाला है? 1 अप्रैल से शुरू होगा टेस्ट सीरीज ये। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप जो है इससे जुड़ जाइए और आप लोगों को जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। और पढ़ाई करते रहिए, दबा के जो है चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब कल जो है नए टॉपिक के साथ हम पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।